नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आज मैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज में बात करूंगा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एक वीडियो लेक्चर बनाया था क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के ऊपर, जिसमें मैंने हैश फंक्शन का एक ओवरव्यू और बेसिक कंसेप्ट की बात की थी। तो इससे पहले इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हैश फंक्शन के बारे में हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था। तो हैश फंक्शन क्या होता है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें वेरिएबल साइज की एक इनपुट दी जाती है, मैसेज वेरिएबल लेंथ का होगा और आप हैश फंक्शन के थ्रू उसको एज ए इनपुट देंगे और आफ्टर दैट जो आउटपुट आपको मिलती थी वो फिक्स साइज का एक जो आउटपुट आपको ब्लॉक मिलता था। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को हम कंप्रेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक वेरिएबल साइज इनपुट को एक फिक्स साइज आउटपुट में जो है कंप्रेस कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्रिप्टोग्राफिक हैश। द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन फॉर हैश फंक्शन वाज बेस्ड ऑन ब्लॉक साइफर्स, इन पर्टिकुलर बेस्ड ऑन डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। तो इसमें ब्लॉक साइफर का जिक्र हो रहा है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर के ऊपर एक बेसिक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाया था। तो आप उससे पहले ब्लॉक साइफर के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल किया गया था। और ब्लॉक साइफर में भी पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या डाटा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया था। Many well-known hash functions including MD4, MD5, SHA-1 and SHA-2 are based on Merkle-Damgard construction, iterating a Davis-Meyer compression function which are designed using block cipher. तो ये कुछ एक नाम आपने सुने होंगे पॉपुलर नेम से हैशिंग एल्गोरिदम्स के, जैसे MD4, MD5, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम वेरिएंट 1, 2। तो ये जो बने हैं ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, और जिस कंस्ट्रक्शन से वो बने हैं उस कंस्ट्रक्शन का नाम है मर्कल डैमगर्ड कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या किया गया है? जो डेविस मेयर का कंप्रेशन फंक्शन था उसको बार बार रिपीट किया गया है, इटरेट किया गया है, और उसी के बाद उस जो फाइनल जो कंस्ट्रक्शन बनी उसको नाम दिया गया मर्कल डैमगर्ड कंस्ट्रक्शन। तो कमिंग स्लाइड में इन कंप्रेशन फंक्शन और मर्कल डैमगर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे। So this is डेविस मेयर्स कंप्रेशन फंक्शन, जो हमने अभी बात की कि डेविस मेयर कंप्रेशन फंक्शन का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट मैसेज, जो आपका जो एज ए इनपुट वेरिएबल लेंथ का जो आपको मैसेज ब्लॉक दिया जाएगा डिनोटेड बाय एम, इसको आप पास करेंगे किसी ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू। तो यहाँ पे ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम कुछ भी हो सकता है, जैसे डीईएस, एईएस, किसी एक ब्लॉक साइफर को आपने लेना है। लेकिन हैश फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर की का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अनकीड हैश जिसको बोला जाता है, विदाउट की। तो यहाँ पे डिफॉल्ट की रहेगी ब्लॉक साइफर के ऊपर, आपको खुद से कोई की का इस्तेमाल नहीं करना है। और आउटपुट जब आप एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के बाद रिसीव करेंगे तो दिस इज साइफर टेक्स्ट, जनरेटेड साइफर टेक्स्ट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्लेन टेक्स्ट आपने फीड किया उसके बाद आपका जो है एक साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक जो आपके पास जनरेट होगा। इफ इट इज एईएस एनक्रिप्शन, अगर आप एईएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास 128 बिट का ब्लॉक आपके पास जनरेट होगा। उसी तरह डीईएस है तो 64 बिट का आपके पास जो है फिक्स साइज की आउटपुट इसमें आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या किया कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट जो जनरेट हुआ, इन दोनों को आपस में एक्सओर ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट किया। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो प्लेन टेक्स्ट और जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ इन दोनों को एक्सओर फंक्शन के थ्रू जो है, जो फर्दर जो फाइनल जो आउटपुट आई इसको बोला गया हैश कोड। तो जब प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को एक्सओर ऑपरेशन के थ्रू एग्जीक्यूट किया गया तो यहाँ पे स्मॉल एच से जो डिनोट किया गया है, दिस इज अ मैसेज डाइजेस्ट और द हैश वैल्यू। तो डेविस मेयर कंप्रेशन फंक्शन इसी को बोला जाता है, और इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन थी। फर्दर हैशिंग के लिए इसका इस्तेमाल जो है मार्कल डैमगर्ड ने किया।
सो दिस इज सेकेंड वन, मर्कल डैमगार्ड कंस्ट्रक्शन, जिसका जिक्र पहले हमने किया कि मर्कल डैमगार्ड कंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल इजी है, आप देखेंगे ये सेम आपका जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, एक मैसेज का ब्लॉक है। आफ्टर दैट हमने किसी ब्लॉक साइफर को लिया हुआ है, ई स्टैंड फॉर साइफर, दिस इज फॉर एनक्रिप्शन। तो यहाँ पे ब्लॉक साइफर को हमने ले लिया और उसके बाद हमें जो है ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल करके एक आपको आउटपुट मिली, जो क्या थी, साइफर टेक्स्ट। उसके बाद हमने प्रीवियस में क्या किया था कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के साथ एक्सऑर किया, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट है उसको आप जो है साइफर टेक्स्ट जो जनरेट हुआ, इन दोनों का हमने एक्सऑर ऑपरेशन किया, और उसके बाद जो आउटपुट आ रही थी उसको हमने बोला था मैसेज डाइजेस्ट या हैश कोड। तो यहाँ पे उसको हमने डिनोट कर दिया H1 से। इसमें एज अ फीडबैक इसको हम क्या कर रहे हैं, जो H1 जनरेट हुआ, इस H1 जनरेट को हम नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए एज अ की का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम आपके पास सेकंड ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, आपकी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के बाद आपके पास जनरेट हुआ साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट को आपने एक्सऑर किया, और एक्सऑर करने के बाद जो आपकी हैश कोड या मैसेज डाइजेस्ट आपके पास मिला, उसको आपने एज अ की दिया नेक्स्ट ब्लॉक के लिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका हैश कोड जनरेट हो रहा है, उस हैश कोड को हम नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए एज अ की का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे S2 को हम जो है फर्दर जो है एज अ की का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एट द थर्ड लेवल। तो इसी तरह से आप, जैसा कि हमने साइफर ब्लॉक चेनिंग, ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशन में देखा था कि साइफर जो टेक्स्ट होता था उसको फीडबैक देते थे, तो यहाँ पे साइफर और प्लेन टेक्स्ट को हम एक्सऑर करके उसकी जो आउटपुट आ रही है, उस आउटपुट को एज अ एनक्रिप्शन की इस्तेमाल कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल में। तो ये था जो कंस्ट्रक्शन, इसको जो नाम दिया गया मर्कल डैमगार्ड कंस्ट्रक्शन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज अ ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज। ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज को स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे M1 M2 अप टू Mn ब्लॉक्स में आपके प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया गया। और यहाँ पे जो F लिखा हुआ है, इट इज अ कंप्रेशन फंक्शन। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने मैसेज के बाद एक ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल की, उसके बाद आउटपुट आई, उसको हमने कंप्रेस करके शॉर्ट में F करके कंप्रेशन फंक्शन दिखा दिया, और दिस इज अ डिफॉल्ट की फॉर द एनक्रिप्शन। और जो आउटपुट आपकी आएगी प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को एक्सऑर करके, उसको हमने नाम दिया था प्रीवियस स्लाइड में H1। तो उस H1 को एज अ फीडबैक, एज एनक्रिप्शन की इस्तेमाल किया गया था सेकंड ब्लॉक के एनक्रिप्शन के लिए। उसी तरह से थर्ड ब्लॉक के एनक्रिप्शन के लिए आप जो S2 को एज एनक्रिप्शन की इस्तेमाल करेंगे, सो ऑन अप टू द nth नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो जितने ब्लॉक्स आपके पास होंगे, उसी तरह से जो हैश कोड आएगा प्रीवियस का, उसको नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए एज एनक्रिप्शन की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्शन को नाम दिया गया मर्कल डैमगार्ड कंस्ट्रक्शन। और फाइनली जो आपके पास लास्ट जो हैश कोड आएगा, वही आपका फाइनल जो हैश वैल्यू या मैसेज डाइजेस्ट जो है होगा। SHA-3 Keccak algorithm makes use of cryptographic sponge and based upon sponge construction। तो अभी तक हमने देखा MD4, MD5, SHA-1, SHA-2, उसमें मर्कल डैमगार्ड कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो SHA-3 जो क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम है, उसमें Keccak एल्गोरिदम भी जिसको बोला जाता है, मेक्स यूज ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक स्पॉन्ज, उसमें क्रिप्टोग्राफिक स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है, और उस कंस्ट्रक्शन को नाम दिया गया स्पॉन्ज कंस्ट्रक्शन। अभी कुछ एक क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिदम्स के नाम आपने सुने होंगे, तो उसमें आप अभी देखेंगे MD2 मैसेज डाइजेस्ट 2, जो MD2 हैशिंग एल्गोरिदम है, इसकी जो आउटपुट होती है 128 बिट आउटपुट 1989 में पब्लिश की गई थी, रोनाल्ड रवीस ने बनाई थी। उसके बाद MD4 आया 128 बिट 1990, रोनाल्ड रवीस। उसके बाद MD5 128 बिट 1992, रोनाल्ड रवीस। तो आज के टाइम में ये सिक्योर नहीं है, दीज आर ब्रोकन। उसके बाद नेक्स्ट हैशिंग एल्गोरिदम है आपके पास SHA-0। तो SHA-0 की जो आउटपुट थी 160 बिट थी,
1993 में आई ड्यू टू फ्लॉ विड्रॉन शॉर्टली आफ्टर इट्स पब्लिकेशन और रिलीज। तो इसको रिसेंटली जैसे ही पब्लिश किया था, इसमें कमियां थी बहुत सारी, तो इसको विड्रॉ कर दिया गया तुरंत। उसके बाद SHA-1 आई। SHA-1 जो है काफी पॉपुलर हुई। उसके बाद उसकी जो आउटपुट होती थी 160 बिट 1995 में आई। इसको डिजाइन किया था निस्ट और NSA ने। आफ्टर दैट SHA-2 में 4 वेरिएंट आपको मिलेंगे, 224 और 256, 384 एंड 512। तो ये इतने बिट की इनकी आउटपुट होती है, और 2002 और 2004 में डिजाइन किए गए थे, पब्लिश किए गए थे, और इनको भी निस्ट और NSA ने डिजाइन किया था। तो ये SHA-2 आज के टाइम में सिक्योर है। बेसिक SHA-3 जो है पब्लिश कर दी गई है। सो दिस इज द KEKK एल्गोरिदम SHA-3, जो लेटेस्ट जो आपका हैशिंग एल्गोरिदम है SHA-3। इसमें 4 वेरिएंट आपको मिलेंगे, 224, 256, 384 एंड 512, 512 बिट। तो 2012 में इसको पब्लिश किया गया। कुछ और हैशिंग एल्गोरिदम्स के नाम आप देख सकते हैं, ब्लेक, टाइगर, वर्फुल, रिप MD, रेस इंटीग्रिटी, प्रिमिटिव इवेल्युएशन, मैसेज डाइजेस्ट। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स आप अगर सर्च करेंगे नेट के ऊपर तो आपको कुछ एक नाम और मिल सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो अभी देखते हैं कि क्यों SHA-3 आई, और किस तरह से बाकी जो प्रीवियस हैशिंग एल्गोरिदम्स थी उनके ऊपर कैसे अटैक्स हुए। तो इन 2004 and 2005 serious attacks were published against the NIST approved SHA-1। तो NIST से अप्रूव जो आपका SHA-1 हैशिंग एल्गोरिदम थी उसके ऊपर सीरियस अटैक्स हुए 2004 और 2005 के दौरान। and many popular hash functions such as MD5 and SHA-1 have been broken, और उनको ब्रेक कर दिया गया। Consequently, NIST recommended phasing out of SHA-1 by 2010 in favor of SHA-2। तो निस्ट जो बॉडी है यूएस की, उसने ये रिकमेंड किया कि SHA-1 को फेज आउट कर देना चाहिए। तो 2010 में उसको फेज आउट कर दिया गया इन फेवर ऑफ SHA-2, और बोला गया कि जो है SHA-2 को इस्तेमाल करना सेफ है। Further, NIST decided to develop a new cryptographic hash algorithm for standardization through a public competition। तो जब SHA-1 को फेज आउट कर दिया गया और SHA-2 इन यूज थी, तो उसके बाद निस्ट ने डिसाइड किया कि एक नई क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिदम डेवलप की जाए एक पब्लिक कंपटीशन के थ्रू, और उसको फिर स्टैंडर्डाइज किया जाए। द न्यू हैश एल्गोरिदम वुड बी रेफर टू एज SHA-3, और जो पब्लिक कंपटीशन के थ्रू जो नई हैशिंग एल्गोरिदम बनेगी उसको निस्ट ने ये रिकमेंड किया कि उसका नाम SHA-3 होगा। NIST announced the SHA-3 cryptographic hash algorithm competition on November 2, 2007। नवंबर 2007 में निस्ट ने अनाउंस किया SHA-3 का क्रिप्टोग्राफिक हैश कंपटीशन globally, and ended the competition on October 2, 2012 when it announced KEKK as the winning algorithm to be standardized as the new SHA-3। तो 2012 अक्टूबर में निस्ट ने अनाउंस कर दिया कि KEKK जो पार्टिसिपेटिंग एल्गोरिदम थी उसको विनिंग एल्गोरिदम घोषित कर दिया, और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया एज SHA-3। तो इस तरह से आपने देखा कि SHA-1 ब्रेक हुई, आफ्टर दैट SHA-2 को इंप्लीमेंट किया गया, और निस्ट को लगा कि एक नई हैशिंग एल्गोरिदम होनी चाहिए, तो एक पब्लिक कंपटीशन के थ्रू उसने जो है SHA-3 को स्टैंडर्डाइज किया। अभी देखते हैं कुछ एक एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश। तो फर्स्ट जो हमने ओवरव्यू में भी देखा था कि हैश इज यूज्ड फॉर द डाटा इंटीग्रिटी चेक्स, कि मैसेज अल्टर तो नहीं हुआ है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ है, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए हैश का इस्तेमाल किया जाता है। देन पासवर्ड स्टोरेज, हम जब किसी भी लॉगिन की बात करते हैं, आप सिस्टम में लॉगिन करते हैं, आप किसी लॉगिन पेज में जो है जैसे आप SBI लॉगिन करते हैं या किसी दूसरे लॉगिन के थ्रू यूजर आईडी पासवर्ड जो डालते हैं, तो आपका जो पासवर्ड स्टोर होता है वो प्लेन लैंग्वेज में, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर ना होकर उसकी हैश वैल्यू को स्टोर करता है।
देन पासवर्ड वेरिफिकेशन, जब आप लॉगिन करते हैं अगर आपका पासवर्ड की जो हैश है वो स्टोर्ड जो डेटाबेस में हैश है वो दोनों जब मैच कर जाती है तो आपके पासवर्ड वेरिफिकेशन में भी क्रिप्टोग्राफिक हैश का रोल है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, तो मैसेज की ऑथेंटिकेशन के लिए वेदर द मैसेज इज फ्रॉम द ऑथेंटिक और द जेन्युइन सोर्स, तो उसमें भी क्रिप्टोग्राफिक हैश का इस्तेमाल होता है। देन डिजिटल सिग्नेचर्स, ये हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। आई विल प्रिपेयर अ वीडियो लेक्चर ऑन डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर्स में भी हैश का इस्तेमाल होता है। देन डिजिटल टाइम स्टैंपिंग, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है और यूजर्स को ये देखना है कि इसके अंदर जो पैचेज, जो अमेंडमेंट्स की गई है लास्ट क्रिएटेड या पैच जो था वो किसकी तरफ से है, तो उसके लिए डिजिटल टाइम स्टैंपिंग में भी हैश का इस्तेमाल होता है। एंड क्रिप्टोग्राफिक हैशेज आर पार्ट ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है दे आर आल्सो मेकिंग यूज ऑफ हैश। सबसे पहले मैंने एक वर्ड फाइल में कुछ एक डाटा यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं SHA-512, मेरे पास 4 टेक्स्ट है, टेक्स्ट 1 2 3 एंड 4। तो उनको एक टेबलेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग मैसेज डाइजेस्ट होगी उसको मैं निकाल के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अभी मैं ओपन करता हूँ हैश कैलकुलेटर, ये फ्रीली अवेलेबल टूल है, आप इसको गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अपनी फाइल और हैश कैलकुलेटर को साइड बाय साइड रख लेता हूँ ताकि मैं एक साथ ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ अपना टेक्स्ट वन, और टेक्स्ट वन को मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट स्ट्रिंग फाइल, तो मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैंने हैश एल्गोरिदम SHA-512 को लिया और कैलकुलेट पे क्लिक करके मेरे पास जो है मैसेज डाइजेस्ट आ गया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो 512 बिट का ये हैश कोड या हैश वैल्यू या आप मैसेज डाइजेस्ट इसको बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मैंने क्या किया है, सेकंड टेक्स्ट में मैंने खाली एक लेटर को चेंज कर दिया है। कैपिटल को मैंने स्मॉल कर दिया, जितेश को मैंने जे को कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया है और उसकी हैश वैल्यू को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड दिस इज अ थर्ड टेक्स्ट जिसपे मैंने बिट स्ट्रिंग को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया, तो इसका हैश कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और लास्ट जो टेक्स्ट 4 है उसको मैंने थोड़ा सा लंबा लिया हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका इनपुट टेक्स्ट कितना भी बड़ा होगा उसका वेरिएबल लेंथ होगी, लेकिन आपकी आउटपुट जो रहेगी वो 512 बिट की ही रहेगी। तो ये मैंने हैश कैलकुलेट करके और इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, मैंने 4 टेक्स्ट लिए थे और मेरे पास 4 मैसेज डाइजेस्ट मेरे सामने आए हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इस चारों में डिफरेंस क्लियरली देख पाएं। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो टेक्स्ट था उसमें माइनर मैंने चेंज किया था स्मॉल और कैप्स का, तो आप ये देखो F9 दिस इज 3V, तो इसमें पूरा हैश कोड आपका चेंज हो गया है। तो इट मीन्स कि जब भी अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट से टेम्परिंग करेगा तो इट मीन्स कि वो उसकी हैश वैल्यू चेंज होगी और आप उस डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी आप जो चेक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन पे अगर हम आए तो एनक्रिप्शन की हमने बात की, तो एनक्रिप्शन आपका टू वे फंक्शन होता है, टू वे ऑपरेशन वहां पे होता है। हम एनक्रिप्शन से प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और साइफर टेक्स्ट रिसीविंग एंड पे दोबारा कन्वर्ट करके हम प्लेन टेक्स्ट जनरेट कर देते हैं। लेकिन हैशिंग उसके अपोजिट है, इट इज वन वे ऑपरेशन। यहाँ पे आपके पास जो हैश कोड आता है, जो मैसेज डाइजेस्ट आता है, उससे आप रिवर्ट या रिकंस्ट्रक्ट आप प्लेन टेक्स्ट नहीं कर सकते। तो हैशिंग इज अ वन वे ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हमने देखा क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन का कंस्ट्रक्शन, डेबिट स्मीयर कंप्रेशन फंक्शन क्या होता है, मर्कल डैमगेट कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम्स की बात की, और SHA-1 के ब्रेक होने से लेके आपके SHA-3 के डिवाइस होने की प्रोसेस की किस तरह पब्लिक कंपटीशन के थ्रू क्या एल्गोरिदम को सिलेक्ट किया गया। और आफ्टर दैट हमने देखा कि एक प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन कि आपके पास वेरिएबल लेंथ का जो टेक्स्ट होगा उससे फिक्स्ड साइज आउटपुट कैसे आती है डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके। आप टेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर हैश इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी फाइल को आप जो अपलोड करके उसकी हैश वैल्यू को आप जो है या मैसेज डाइजेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
और उसके बाद हमने देखी एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, और इसके बाद अपने अपकमिंग लेक्चर्स में मैं कवर करूंगा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो बिल्कुल सिमिलर आप बोल सकते हैं कि बहुत थोड़ी चेंजेस के साथ जिसने हैश फंक्शन को समझ लिया, ही कैन वेल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू।